दलित चिंतन पर कमल भारती जी की चौथी पुस्तक लोकतंत्र में भागीदारी के सवाल के पिछले एपिसोड में हमने एक अहम लेख को लिया था, जो था एक फैसला मनुस्मृति से। इस लेख के माध्यम से हमने जाना कि मेरिट किस तरह डिसाइड होती है और इस मेरिट को बनाने में न्यायालय किस तरह महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, किस तरीके से दलित छात्र शैक्षणिक संस्थानों से दूर रखे जाते हैं इन न्यायालयों द्वारा दिए गए उल जलूल फैसलों के माध्यम से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू के माध्यम से हमने इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करी थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और अगले लेख की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का टॉपिक है दलित राष्ट्रपति की विडंबनाएं। इस आर्टिकल में दरअसल दलित राष्ट्रपति की विडंबनाएं नहीं दिखाई जा रही हैं, बल्कि एक दलित राष्ट्रपति न बन सके उसके पीछे राजनीतिक दल जो है वो क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। फिर क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या जनता दल, क्या कम्युनिस्ट दल, सबकी मिली भगत किस तरीके से रहती है, इसके ऊपर चर्चा की गई है। चलिए, एक दलित राष्ट्रपति की विडंबनाएं। ये विडंबना ही है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दलित राष्ट्रपति का प्रश्न उठाकर भी राष्ट्रपति पद के लिए दलित वर्ग से किसी भी अनुसूचित जाति का सदस्य न चुनकर एक अल्पसंख्यक ईसाई को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो यदि चुन भी लिए जाते हैं विद इन ब्रैकेट जिसकी संभावना कम है, तो अल्पसंख्यक वर्ग से निर्वाचित वे चौथे राष्ट्रपति होंगे। यानी इसका अर्थ यह है कि हिंदू समाज व्यवस्था में अस्पृश्य समझे जाने वाले अतिशूद्र दलित का राष्ट्रपति बनने का प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। तो इसको पढ़कर तो बिल्कुल यही लग रहा है कि ओबीसी वर्ग में अभी भी दलितों को लेकर कहीं ना कहीं संशय का भाव जरूर बना रहता है। बात वे करते हैं, पुरजोर तरीके से उठाते हैं कि दलित को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, लेकिन खुद जब मौका मिलता है तब वे किस तरह का राष्ट्रपति सिलेक्ट करते हैं। हम यहाँ दलित प्रश्न पर भारतीय राजनीति की विडंबना पर विचार करेंगे, जो प्रत्यक्षतः सवर्णवाद से ग्रस्त है और जिसने दलित प्रश्नों को हाशिए पर डाल दिया है। यद्यपि इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने प्रधानमंत्री काल में मंडल आयोग को लागू किया, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न का अलंकरण देकर और अब विद इन ब्रैकेट सत्ता से बाहर रहकर दलित को राष्ट्रपति बनाए जाने की मांग उठाकर काफी हद तक स्वयं को दलितों से जोड़ लिया है। भले ही इसका उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते प्रभाव को कम करना है, तथापि हम मानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इन 3 वर्षों में सवर्ण राजनीति को दलित एवं पिछड़े वर्गों के प्रश्नों से चर्चित बनाकर एक बड़ा काम किया है। बड़ा इसलिए कि इस चर्चा में मंडल आयोग और दलित राष्ट्रपति के प्रश्नों पर राजनीतिक दलों की जो कटु प्रतिक्रियाएं प्रकाश में आई हैं, वे बहुजन समाज पार्टी के नेता कांची राम के इस कथन को ही सही प्रमाणित करती हैं कि सभी पार्टियां मनुवादी हैं, जो दलित पिछड़ी जातियों को सत्ता में समान भागीदारी नहीं देना चाहती। इससे विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़ी दलित पिछड़ी जातियों का मोह भंग तो हुआ है और इसका राजनीतिक लाभ भी जनता दल को मिला, परंतु सही यह है कि इससे दलित वर्गों पर बहुजन पार्टी की पकड़ और भी मजबूत हुई है। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं जिनको जान लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला ये कि ये जिस बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही है उसकी अगुवाई मान्यवर कांशी राम कर रहे थे और ये दल जो है वो मायावती की बसपा से बिल्कुल जुदा था। दूसरी बात ये, यहाँ पर जिस कांग्रेस की बात होगी वो कांग्रेस जो है नेहरू से लेकर राजीव तक, उसमें कोई भी शामिल नहीं है। राजीव गांधी की मृत्यु उपरांत जो कांग्रेस था उसके बारे में बात हो रही है। तो इन 2 चीजों को आपने मिक्स नहीं करना है, इसको समझ के तब इस आर्टिकल की तरफ हम बढ़ेंगे। भारतीय राजनीति इतनी अद्भुत है कि बोफोर्स और प्रतिभूति जैसे अरबों रुपए के भ्रष्टाचार के घोटालों से उसका हाजमा नहीं बिगड़ता। सनसनीखेज अपराधों और लोमहर्षक नरसंहारों से भी वे नहीं बौखलाती। गरीबी और भूख की पीड़ा से बिकते बच्चों की वेदना उसे नहीं हिलाती। रोज हो रहे बलात्कार की घटनाएं उसे चिंतित नहीं करती। नकली शराब के सेवन से मरते लोगों
पर वह द्रवित नहीं होती। किंतु जब दलित जातियों को सत्ता में समान भागीदारी का मामला उठाया जाता है तो उसकी नींद हराम हो जाती है, उसका हाजमा बिगड़ जाता है और वह बौखला उठती है। चाहे मंडल आयोग का प्रश्न हो या दलित राष्ट्रपति का प्रश्न, हिंदू राजनीति ने उन्हें कुष्ठ रोग की तरह घृणा से देखा और उससे बचने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए। दलित राष्ट्रपति के प्रश्न पर सबसे शर्मनाक भूमिका कांग्रेस ने निभाई है, जो दलितों के प्रति अपनी वफादारी का सदैव ढोल पीटती है। कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव ने इस प्रश्न पर जिस तरह चुप्पी साधी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जिस तरह पार्टी में इस प्रश्न को उठने ही नहीं दिया गया, जिस तरह पूरी निर्द्वंद्वता के साथ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया, उससे उन्होंने भाजपा से भी एक कदम आगे जाकर कांग्रेस को ब्राह्मणवादी या अति हिंदूवादी पार्टी बना दिया है। तो इस कथन में काफी हद तक सच्चाई है। दलितों के बढ़ते कदम को रोकने के लिए सारी राजनीतिक पार्टियां करीब करीब एक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के रिजीम में ही दलितों का उद्धार भी हुआ है, उनको नौकरियां भी मिली हैं और शिक्षण संस्थानों में उनकी भागीदारी भी कम ही सही लेकिन सुनिश्चित जरूर हुई है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1990 के दशक की जो कांग्रेस थी, उसमें ना नेहरू है, ना इंदिरा गांधी है, ना राजीव गांधी है, जिन्होंने दलितों के लिए बहुत सारी चीजें बनाई, संस्थान खड़े किए, वहां दलितों को पढ़ने का, नौकरी करने का अधिकार, उनकी भागीदारी कम ही सही लेकिन सुनिश्चित करी। बल्कि आपने चंद्रभान सर को तो ये कहते हुए सुना होगा कि रेलवे एक इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर दलित जो है वो ओवर रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसलिए 1990 के दशक की जो कांग्रेस है वो पहले की कांग्रेस से काफी जुदा है। इस चीज को ध्यान में रखकर ही इस आर्टिकल को आप प्लीज सुनिए। ये इसीलिए तो है ही कि नरसिम्हा राव की कांग्रेस ने अपने, और यहां पर कमल भारती जी ने भी इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखा कि नरसिम्हा राव की कांग्रेस है, नेहरू, इंदिरा या राजीव गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये इसीलिए तो है ही कि नरसिम्हा राव की कांग्रेस ने अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र को त्याग दिया है और भाजपा के हिंदुत्व से समझौता कर लिया है। जबकि इसका एक कारण यह भी है कि नरसिम्हा राव ये अच्छी तरह जानते हैं कि दलित जातियां अब कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, फिर दलित राजनीति का कार्ड ही कांग्रेस क्यों खेले। यानी सत्ता में समान भागीदारी का प्रश्न भी कांग्रेस के लिए लाभ और हानि का सौदा है। तो ये पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की बात हो रही है, जैसा कि कमल भारती जी ने स्पष्ट किया है। जो पार्टियां दलित राष्ट्रपति के प्रश्न पर मुखर हुई, उन्होंने इसके विरोध में जाति और योग्यता के हथकंडे अपनाए। जाति का हथकंडा उन वामपंथियों ने भी अपनाया जो शोषित और सर्वहारा की बात करते नहीं थकते हैं। तो इन सभी राजनीतिक दलों में जो सबसे बुर्जुआ दल है वो एक कम्युनिस्ट ही है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। जाति का हथकंडा उन वामपंथियों ने भी अपनाया जो शोषित और सर्वहारा वर्ग की बात करते नहीं थकते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के पद को जातिगत दायरों से ऊपर रखने का तर्क दिया और कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए उस व्यक्ति को लाना चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता हो। कहने का मतलब यह है, क्या दलित अलोकतांत्रिक हथकंडे अपनाते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए? क्या दलितों में ये संवैधानिक चेतना नहीं होती है? इन सब का आप सवालों का जवाब जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। और सुनिए, इस आधार पर सभी वामपंथी दल कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक हो गए। उन्होंने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि वे आरोप भी लगा रहे हैं कि दलित जातियों की आस्था न धर्मनिरपेक्षता में होती है और न लोकतंत्र में होती है। और यह भी कि जब किसी ब्राह्मण को सर्वोच्च पद दिया जाता है तो जाति और तुष्टीकरण जैसे शब्द तब बेमानी क्यों हो जाते हैं?
मतलब जब कोई सवर्ण या ब्राह्मण नेता बनता है तो वो सर्वहारा का नेता होता है, लेकिन जब कोई दलित अ, नेता बनता है तो वो एक खास कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता है। कैसी विडंबना है। और यहाँ तो इसमें दलितों को एकदम असंवैधानिक ही घोषित कर दिया गया है कम्युनिस्ट दलों द्वारा। और 2024 के इलेक्शन में दलितों ने साबित कर दिया है कि वे बाबा साहब के संविधान से कितना प्यार करते हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। योग्यता का दूसरा हथकंडा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और भाजपा के नेताओं ने अपनाया। उन्होंने कहा कि जो सबसे ज्यादा योग्य है उसी को राष्ट्रपति बनाया जाए। ये ठीक ही है, क्योंकि योग्यता का मापदंड जब तक सवर्णों के हाथों में है तब तक दलित को योग्य माना ही कैसे जा सकता है। मेरिट कहां डिसाइड होती है, मेरिट कौन डिसाइड करता है? जाहिर सी बात है, मेरिट जो लोग डिसाइड करते हैं वो दलितों को श्रेय क्यों देंगे कुछ भी अच्छा करने का। इसलिए शीर्षस्थ पदों पर सवर्णों के आसीन होने का मार्ग निष्कंटक बना ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोगों को विचित्र लग सकती है, क्योंकि उसने राष्ट्रपति पद पर स्वेल को अपना प्रत्याशी बनाकर आदिवासी ईसाई समुदाय की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया है। किंतु यह कूटनीति है जिसका राजनीति में भाजपा ने पहले भी प्रयोग किया है। ये इसी से समझा जा सकता है कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी ने भी जातीय आधार पर निर्वाचन का विरोध किया था। तब क्या वे वास्तव में स्वयं को राष्ट्रपति बनाना चाहती है? पर इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वे कांग्रेस का पूर्व विरोध मोल लेगी, और वह भी ऐसे समय जब हिंदू पुनरुत्थान के कार्य में भाजपा की भावनानुसार ही कांग्रेस ने न केवल इजराइल को मान्यता दी हो बल्कि आर्थिक नीतियों में सुधार भी किया हो। भाजपा को उत्तर प्रदेश में मंदिर की राजनीति करनी है जो केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का खेल खेलना है जिसे भाजपा के सहारे ही खेला जा सकता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध करने की गलती भाजपा कभी नहीं करेगी। तब यकीनन वही फॉर्मूला अपनाएगी जो उसने जनता पार्टी में रहकर बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री घोषित करने के बाद इंदिरा कांग्रेस को वोट देकर अपनाया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबू जगजीवन राम को भाजपा ने भड़काया भी था, और फिर जब वे अपना दावा ठोकने के लिए आगे आए तब फिर उनसे सपोर्ट हटाकर सीधा कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया भाजपा ने। मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हो सके तो इस मामले में मेरा मार्गदर्शन भी करिएगा। वह अंतरात्मा की आवाज पर भी मतदान करने का आह्वान कर सकती है, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी के मामले में किया था। दोनों ही विकल्प डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की ओर जाते हैं। भाजपा किस विकल्प को अपनाती है, सवाल यह नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि भाजपा एक बार फिर दलित के सिर से ताज उतारने में कौटिल्य की भूमिका निभाएगी। दलित राजनीति भी दिशाहीन है। इसका कारण यह है कि दलित नेता उन्हीं दलों के सदस्य हैं जो सवर्णों के नियंत्रण में हैं। इन दलों में दलित प्रतिनिधियों की हैसियत सिर्फ ये है कि वे उनके राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम करते हैं, यानी वे अपने आकाओं के हितों के खिलाफ दलित प्रश्नों पर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। दलित जातियां भी इस यथार्थ से अनभिज्ञ नहीं हैं। इसलिए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि उनका सभी सवर्ण पार्टियों से मोह भंग हुआ है और सत्ता में अपनी भागीदारी के मौलिक प्रश्न पर वे बहुजन समाज पार्टी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ गई हैं। वास्तव में दलित चेतना ही सवर्ण नेताओं को दलित प्रश्न उठाने के लिए बाध्य करती है, पर चूंकि उनका आधार सिर्फ राजनीतिक होता है। ये प्रश्न बिंदु जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज जरा ध्यान से सुनिए, इसे मैं जरूर इलेबोरेट करना चाहूंगी। फिर से सुनिए। वास्तव में यह दलित चेतना ही सवर्ण नेताओं को दलित प्रश्न उठाने के लिए बाध्य करती है, पर चूंकि
उसका आधार सिर्फ राजनीतिक होता है, इसलिए पराकाष्ठा से पहले ही नाटक का अंत भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सबको सिर्फ हुक्मरान बनने तक ही इनका जो है विजन सीमित है। ये लोग ना कोई सांस्कृतिक बदलाव चाहते हैं, ना सामाजिक, ना आर्थिक, ना शैक्षणिक और ना ही धार्मिक बदलाव के ये दलित नेता पक्षधर हैं। फिर चाहे वो बहुजन समाज पार्टी ही क्यों ना हो। कांशीराम जी ने भी अपना विजन बहुत लिमिटेड और बहुत फोकस रखा सिर्फ राजनीतिक बदलाव में। राजनीतिक बदलाव जो है वो बहुत क्षणिक होता है और राजनीति आप बिना बैसाखियों के नहीं कर सकते उसके सहारे के। दलित इतने तादाद में नहीं है किसी भी राज्य में कि अपने दम पर वो पार्टी बना ले। कांशीराम जी ने भी कभी कांग्रेस कभी भाजपा के साथ मिलकर पार्टी बनाई, अपने मतलब मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाया, लेकिन उन्होंने कभी भी शैक्षणिक संस्थागत ढांचे में बदलाव की पहल नहीं करी। जबकि कायदे से होना ये चाहिए कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक बदलाव सबसे पहले लाए जाने चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आए हुए बदलाव जो है वो स्थायी और ज्यादा कारगर रहेंगे। जबकि राजनीति में आपको हमेशा बैसाखियों के सहारे की जरूरत पड़ेगी और सांस्कृतिक बदलाव यदि होता है और सामाजिक बदलाव होता है, आर्थिक बदलाव होता है, उसके लिए आपको किसी बैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों को मुझे लगता है समझे जाने की जरूरत है। जब रामविलास पासवान ने दलित राष्ट्रपति की मांग उठाई थी तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनकी पूर्ति उनकी पार्टी इस तरह करेगी कि एक आदिवासी ईसाई को दलित के नाम पर थोप दिया जाएगा। पर यदि वे अपने स्वर्ण आकाओं के खिलाफ बोलने का साहस नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इसलिए कि दलित हित से बड़ा पार्टी हित है। और ये वैसा ही है जैसे कुम्हेर में दलित हत्याकांड पर संघ प्रिय गौतम राजस्थान की भाजपा सरकार को बर्खास्त करने की मांग नहीं कर सकते। तो ये हमारे दलित नेताओं का कच्चा चिट्ठा भी खोल रहा है आर्टिकल। तब क्या उन्हें यह अधिकार है कि वे दलित प्रश्न उठाकर दलितों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करें? अभी आपने देखा होगा चिराग पासवान का इंटरव्यू बहुत पॉपुलर हो रहा है एबीपी न्यूज पर। किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि मोदी जी भी मेरे सर पर बिल्कुल वैसे ही हाथ रख रहे थे जैसे कि मेरे पिताजी रखा करते थे। तो ये लोग कभी भी दलित हितैषी हो ही नहीं सकते, बेशक जीतकर संसद में चले जाएं, लेकिन ये काम अपने आकाओं के लिए ही करेंगे, दलित हितों के लिए नहीं, क्योंकि इनके जो है हित वो दलितों के हित से बड़े हैं। इनके हित अपनी पार्टी के फेवर के लिए होते हैं। वे भारतीय राजनीति की विडंबना हो सकती है, ये सवर्णों का सुखांत खेल हो सकता है, पर दलित जातियां इस विडंबना को अपनी त्रासदी नहीं बना सकती। वे अब खुद बढ़कर हाथ में मीना उठाने की स्थिति में हैं और इस संघर्ष में वे जहां पहुंच गई हैं वहां कोई रामविलास पासवान, कोई संघ प्रिय गौतम और कोई विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हें झुंझुना देकर नहीं बहला सकता। वे राष्ट्रपति ही नहीं प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद भी प्राप्त करके रहेंगी। 30 जून 1992 में बहुजन समाज पार्टी जिस तरह उभार पर थी और कांशीराम जी ने जिस तरीके से समाज को जोड़ा था जाति तोड़कर, उससे तो यही लगता होगा कमल भारती जी को भी कि एक ना एक दिन अपना दलित प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। लेकिन हुआ क्या? तब की बसपा और आज की बसपा में आप देख लीजिए, 424 सीट में एक भी सीट नहीं जीती, 00 आया है भाजपा बहुजन समाज पार्टी को। तो ये भी एक मंथन का विषय होना चाहिए। कांशीराम जी के रिजीम में बसपा क्या थी और आज मायावती जी के रिजीम में बसपा क्या हो गई है। उस समय दलित चिंतक जो हैं वो किस तरीके से बहुजन पार्टी से जुड़ाव महसूस करते थे और क्या सोचते थे उस पार्टी के लिए, और आज क्या सोचते हैं, इसके ऊपर भी मंथन लगातार जारी होना चाहिए। और आपका जो भी सुझाव है, जो भी कमेंट है, उसे कमेंट सेक्शन के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का ये आर्टिकल समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी इसको कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।